आज आपको एक ऐसा रिपोर्ट देने वाले, इस रिपोर्ट के बाद नेपाली अपने आप पे फख्र करेंगे, क्योंकि नेपाल के इस एक जगह से पूरी इंडिया बच सकती है, वो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। इंडिया के लोगों को पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर इनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इस चीज को नेपाल ने सेव किया है। रिपोर्ट देखते कि नेपाल ने इंडिया को कैसे बचाया है चाइना से। अगर नेपाल इंडिया का साथ नहीं देता तो चाइना इंडिया पे कब्जा कर लेगा। रिपोर्ट देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। एक वक्त था कि नेपाल दुनिया का वाहिद हिंदू रिपब्लिक कंट्री था और उसको इंडिया की भरपूर सपोर्ट भी हासिल थी। नेपाल के अंदर आप जानते हैं कि किंगडम हुआ करता था, वहाँ पर एक बादशाहत थी। लेकिन इस दौरान फिर ये होता है कि यहाँ पे नेपाल में कम्युनिस्ट जो तहरीकें थीं वो शुरू हो गई और इनकी ये डिमांड थी कि नेपाल से बादशाहत ख़त्म हो जाए और यहाँ पर कम्युनिस्ट इनकलाब शुरू हो जाए। और यहाँ पर इनके आजकल जो प्राइम मिनिस्टर हैं पुष्पा कमाल दहल साहब, ये भी किसी दौर में बहुत बड़े गुरिल्ला फाइटर रहे हैं और नेपाल की सिविल वॉर के अंदर ये जो सारा वबाल वहाँ पर क्रिएट हुआ, हज़ारों इंसान जिसमें मारे भी गए थे, उसमें भी मेन जो नुक्ता था वो यही था कि बादशाहत ख़त्म होनी चाहिए और यहाँ पर कोई दूसरा सेटअप आना चाहिए। आगे चल के पुष्पा कमाल दहल साहब ने अपने हथियार फेंक दिए थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए थे, लेकिन बादशाहत जो थी इवेंचुअली वो भी ख़त्म हो गई थी आखिर में। अब तब से लेके जब से बादशाहत ख़त्म हो गई, काफ़ी साल हो गए इसको, लेकिन नेपाल जो है वो उसके सिस्टम जो है ना जूझ रहा है अभी भी, यानी वो एक ट्रांजिशन से गुजर रहा है। एक तो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, वहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम उनका मैच करता है वेस्टर्न डेमोक्रेसी के साथ, लेकिन वहाँ की कम्युनिस्ट फोर्सेस चाहती हैं कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी ना हो वहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम आना चाहिए जो कि नेपाल की जो ग्राउंड रियलिटी है उससे मैच करता हो। अब वहाँ पर जो ही बादशाहत ख़त्म हुई है तो इंडिया की जो ग्रिप है सिस्टम के ऊपर नेपाल में वो भी थोड़ा सा ढीली होती हुई नज़र आई है। हाल ही में हमने देखा कि वहाँ पर जब के.पी. ओली शर्मा साहब की गवर्नमेंट आई तो इंडिया और नेपाल के ताल्लुकात सरहदी तनाज़ात को लेकर बहुत ख़राब हो गए। काला पानी और लिपू लेक के इलाकों को लेकर नेपाल पहली बार हमें बड़ा जो है एक्टिव नज़र आया और ओपनली जो है इंडिया के ख़िलाफ़ बयान देता हुआ नज़र आया। लेकिन के.पी. ओली शर्मा की जब गवर्नमेंट चली जाती है और शेर बहादुर दीवा जहाँ वहाँ पे दोबारा पीएम बन गया, तो शेर बहादुर के आने के बाद ये सारे एंटी इंडिया मुद्दे जो थे ये साइड लाइन हो गए थे। तो इंडिया में एक सुख का सांस लिया जा रहा था कि अब चीज़ें कंट्रोल में है। लेकिन फिर अचानक वहाँ पर गुज़िश्ता महीने रातों रात सियासी नक्शा बदल जाता है और वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टीज़ जो होती हैं वो मिल जाती हैं आपस में और नई गवर्नमेंट वहाँ पर आ गई पुष्पा कमाल दहल साहब की। अच्छा, ये वो डेवलपमेंट है जिससे न्यू दिल्ली अभी तक सकते में है। ऊपर से वहाँ पर ये होने लगा है कि इंडिया पर से डिपेंडेंस कम करने के लिए अपनी बड़ी हद तक इंडिया पर रिलाय करते हैं। सप्लाई चेन उनका सारा का सारा इंडिया पे डिपेंड करता है। इवन सब्जियाँ भी और ये जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं वो भी इंडिया से ले रहे होते हैं। तो उसको फिर कम करने के लिए नेपाल जो है वो कनेक्टिविटी बना रहा है चाइना के साथ भी, एयरपोर्ट्स भी बना रहे हैं वो वहाँ पर। और अच्छा, बाय द वे, आजकल नेपाल एक एयरपोर्ट बना रहा है जिसको कह रहे हैं पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये जो चाइना का फ्लैगशिप प्रोग्राम है BRI उसका हिस्सा है और चाइनीज़ लोन से बना है। तो एयर कनेक्टिविटी भी चाइना के साथ उनकी जो है वो स्ट्रांग हो रही है और रेल कनेक्टिविटी भी वो चाइना के साथ बना रहे हैं। एक पूरा रेल नेटवर्क बन रहा है जो कि नेपाल को कनेक्ट करेगा चाइनीज़ मार्केट्स के साथ और डिफरेंट चाइनीज़ सिटीज़ के साथ। इस कनेक्टिविटी के बाद ये हो जाएगा कि नेपाल की जो इंडिया पर रिलायंस है वो कम हो जाएगी और नेपाल के पास चॉइसेस होंगी, इंडियन मार्केट्स भी होंगी उसके पास और चाइनीज़ मार्केट्स भी होंगी। दोनों मुल्कों के गुड्स आपको नेपाल के अंदर नज़र आएंगे। तो ये एक नया नेपाल आपको नज़र आ रहा है, जो कि पहले जो पुराना नेपाल था सिर्फ और सिर्फ इंडिया पे डिपेंडेंट, इंडियन करेंसी पे रिलाय करता था। उनका जो करेंसी थी वो भी इंडिया खा गया था। वैसे इनकी करेंसी जो थी वो जुड़ी हुई थी इंडियन रुपी के साथ। आपको पता है ये इंडियन रुपी ही वहाँ पर चलता था और इनका जो वैल्यू था करेंसी का वो भी इंडिया से जुड़ा हुआ था, इंडियन रुपी से। तो ये नेपाल चेंज हो रहा है, एक नया नेपाल, एक इंडिपेंडेंट नेपाल आपको उभरता हुआ नज़र आ रहा है जो कि अपने फैसले खुद कर रहा है। नाउ इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये सब तो हो जाएगा ना, नया नेपाल जो है वो बन जाएगा अगले 4, 5, 7 साल के अंदर। आप देखेंगे मज़ीद तब्दीलियाँ आपको, ये कम्युनिस्ट जो है वे मज़ीद तब्दीलियाँ लेकर आएंगे नेपाल के अंदर और वो जो नेपाल होगा वो इंडिया से दूर होगा। इंडिया से वो सिर्फ उस मुद्दे पे इकट्ठे होंगे जो उनके फ़ायदे का होगा, जो उनके फ़ायदे में नहीं होगा पहले की तरह
पहले होता था ना, जो इंडिया कहता था हो जाता था नेपाल के अंदर, लेकिन अब नेपाल के अंदर वो नहीं होने जा रहा। तो सवाल ये है कि इसका स्ट्रेटेजिक लॉस इंडिया को क्या होगा सिक्योरिटी के एतबार से, नेपाल के हाथ से चले जाने के, जो कि चला जा चुका है, तो सबसे बड़ा लॉस क्या होगा। अगर आप नेपाल की मैप देखें ना नेपाल का, तो इंडिया के बहुत से ऐसे इलाके नेपाल के पास हैं जो कि डिस्प्यूटेड हैं, ख़ासतौर पर चाइना के बॉर्डर के पास वाले इलाके हैं, वो डिस्प्यूटेड है। चाहे आप लद्दाख में ले लें, चाहे सिक्किम देख लें आप, या ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर, इवन इतना इम्पोर्टेंट सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो भी नेपाल के पास है। तो नेपाल असल में अगर इंडिया के पहले की तरह, जैसे किंग के ज़माने में इंडिया के नेपाल के साथ रिलेशंस थे, तो नेपाल को इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर यूज़ कर सकता था। नाउ व्हाट इज स्ट्रेटेजिक डेप्थ? पाकिस्तान के तनाजुर में आपको समझाता हूँ। जिस तरह इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट स्ट्रेटेजिक डेप्थ को पाकिस्तान के हवाले से एक्सप्लेन करते हैं ना, वो कहते हैं ना, जबकि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ है, तो उस तरह से आपको समझाता हूँ कि नेपाल को इंडिया कैसे स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर यूज़ कर सकता था, जो कि अब नहीं कर सकता, पहले कर सकता था जब वहाँ पर किंग था। इंडियन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तानी अफगानिस्तान को स्ट्रेटेजिक डेप्थ के रूप में देखते हैं, यानी कि अगर पाकिस्तान का मैप देखें तो वर्टिकली बहुत बड़ा एरिया है पाकिस्तान का, लेकिन हॉरिजॉन्टली पाकिस्तान का जो इलाका है वो छोटा सा है। तो अगर इंडियन ट्रूप्स मूव करेंगे पाकिस्तान के अंदर और घुस के आ जाएंगे और अपनी पूरी इंडिया फोर्स यूज़ कर लेगा, सारी आर्मी लेकर आ जाएगा, तो पाकिस्तान की जो फोर्सेस होंगी वो पीछे की तरफ हटेंगी। जब ये पीछे की तरफ हटते जाएंगे तो पीछे उनके ज़्यादा एरिया नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टली पाकिस्तान का जो एरिया है वो छोटा है, लेकिन उनके पीछे अफ़गानिस्तान है। तो इंडियन सिक्योरिटी एनालिस्ट कहते हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर चले जाएंगे एट द एंड, वहाँ पर ये रीग्रुप होंगे, पाकिस्तानी ट्रूप्स रीग्रुप होंगे और दोबारा हम पे बड़ा भरपूर तरीके से हमलावर होके हमें पीछे धकेलेंगे। तो अफ़गानिस्तान असल में इनको रीग्रुप होने का एक मौका फराहम कर सकता है, क्योंकि हम अफ़गानिस्तान के अंदर नहीं घुस सकते, ये चले जाएंगे और ये वहाँ से दोबारा हमारी तरफ पलटेंगे और ये लड़ेंगे हमसे। तो इस तरह वो, अब ये जिस तरह की भी थ्योरी है, फजूल किस्म की है या आई डोंट नो, जो कुछ भी है, अव्वल तो ये सोच कैसे लेते हैं कि हम घुस जाएंगे तो बस वो पीछे ही चले जाएंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन ये हैं थ्योरीज, वहाँ पर बहुत सारे जो देशभक्त एनालिस्ट हैं वो देते रहते हैं इस तरह की थ्योरीज। नेपाल को भी इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर यूज़ कर सकता था, ख़ास तौर पर सिलीगुड़ी कॉरिडोर पे। कैसे? चाइनीज़ अगर यहाँ पर आ जाते तो इंडियन जो सेना है, इंडियन जो फोर्सेस हैं, वो नेपाल के अंदर घुस सकते थे और वहाँ से रीग्रुप होकर ये दोबारा चाइनीज़ के ऊपर सिलीगुड़ी में हमलावर हो सकते थे और उनको वहाँ से खदेड़ सकते थे। तो नेपाल को इंडिया स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पर पहले यूज़ कर सकता था, जो कि अब नहीं कर सकता, बिकॉज BRI के अंदर चले गए, इनके हाथ से खिसक गया है नेपाल। वहाँ पर जो गवर्नमेंट आ गई है वो भी, जो पहले भी इवन ये जो शेर बहादुर साहब की गवर्नमेंट थी, प्रो इंडिया तो थे लेकिन एंटी चाइना तो नहीं थे ना, वो भी सोचने की बात है, वो भी तो एंटी चाइना नहीं थे ना, वो प्रो इंडिया ज़रूर थे, एंटी चाइना नहीं थे। लेकिन अब जो सरकार है वो तो प्रो चाइना है, हाँ एंटी इंडिया नहीं है मानता हूँ, लेकिन प्रो चाइना तो है ना। तो प्रो चाइना गवर्नमेंट के होते हुए अब तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ भूल जाए ना। लिहाजा एक तो ये इंडिया ने एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो लूज़ की है नेपाल के हाथ से जाने के बाद। दूसरा ये कि वो गोरखा रेजिमेंट है पूरी की पूरी, जो कि नेपालियों की बनी हुई है। नेपाली यूथ भर्ती होते हैं अंग्रेज़ों के ज़माने से इंडिया की गोरखा रेजिमेंट के अंदर, और बहुत बड़ी तादाद इंडिया की जो आर्मी है उसमें नेपालियों की है। तो ये जो चीज़ है, अगर नेपाल ज़रा खिसक जाता है चाइना की तरफ, तो गोरखा रेजिमेंट्स का क्या होगा, वहाँ से जो भर्ती होती है गोरखों की, उसका क्या होगा भाई। और आप इस नुक्ते पे सोचें कि एक प्रो चाइना मुल्क नेपाल, अगर प्रो चाइना मुल्क का असर इंडियन आर्मी के एक बहुत बड़े सेगमेंट के ऊपर हो, यूनिट के ऊपर हो, तो ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। और इससे तो देखें इंफॉर्मेशन भी आउट हो सकती है, सेंसिटिव डेटा जो होती है वो भी आउट हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लिहाजा प्रो चाइना जो नेपाल है ना, वो इंडिया के लिए नाइटमेयर है। और डरावना ख्वाब नहीं कहते आप, ये डरावना ख्वाब इंडिया के लिए बन गया है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट इंडिया कैन नॉट डू मच अबाउट इट। वो हाथ से गेम निकल गई है, वो तीर जब कमान से चला जाता है ना तो दोबारा नहीं आता ना। मेरे ख्याल से इंडिया जो है वो वेट एंड सी की पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। 2018 में भी इस तरह हो गया था ना, KP ओली शर्मा की गवर्नमेंट आ गई थी तो इंडिया ने क्या किया था, वेट एंड सी, और फिर आगे चल के शेर बहादुर साहब आ गए समहाउ। तो मेरे ख्याल से इंडिया अब दोबारा वहाँ पर वेट एंड सी वाली पॉलिसी अडॉप्ट करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से इस बार जो निकला है नेपाल इनके हाथ से, तो ये लंबे अरसे के लिए निकला है। और मेरे हिसाब से इस बार जो है वहाँ पे
जो सियासी सेटअप है उसके तब्दीली के भी भरपूर इम्कानात हैं। वहाँ का जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो मेरे हिसाब से अब तब्दील हो सकता है आने वाले सालों के अंदर। देखिए जनाब, सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक छोटा 16 किलोमीटर का एक लाइन है। इस लाइन के ऊपर अगर इन नेपाल की आर्मी आ जाती है, नेपाल कब्जा कर लेता है, तो तकरीबन 2 से 3 टुकड़े हो सकते हैं इंडिया के। ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुत इंडिया के लिए, और इंडिया इस जगह पे कोशिश करता है कि यार मैं अपनी आर्मी को ज्यादा तैनात करूं। इस सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बारे में बात करें तो उसको चेक एंड नेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। यहाँ से इंडियन बॉर्डर काफी करीब है, यहाँ से बांग्लादेश काफी करीब है। सो काफी लोगों का ये कहना है कि नेपाल ने इंडिया को बचाया है चाइना से। ये बात यहाँ पे आती है, देखो अगर चाइना यहाँ से कुल्लम कुल्ला आ जाता है, क्योंकि दूसरी तरफ बांग्लादेश है, बांग्लादेश और नेपाल के बीच में एक छोटी सी जगह है, क्योंकि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है वो काफी करीब है, और ये बॉर्डर आता है आपकी दार्जिलिंग वाली साइड पे। अगर नेपाल चाइनीज आर्मी को जगह दे देता है तो वो 16 किलोमीटर क्या है यार, 16 किलोमीटर के अंदर अगर आर्मी आ जाती है तो आपके 2 हिस्से हो जाएंगे मुल्क के। आपके ऊपर फिर आप जो है ना अपने मुल्क को ही नहीं बचा सकेंगे। यहाँ पे इंडिया को दाद देनी चाहिए नेपाली लोगों की। अगर नेपाल ये जगह चाइना आर्मी को दे देता है तो चाइना नेपाल के ऊपर आके इस इंडिया के 2 टुकड़े कर सकता है। नेपाल की नई गवर्नमेंट काफी एक्टिव इस मामले में भी कि वो अपनी पुरानी जगहें लेंगे, काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियाधुरा, ये सारी जगहें वो है जो नेपाल इसको लेने के लिए काफी उतावला हो रहा है। और नेपाल की नई कैबिनेट ने ये ऐलान किया है कि हम जल्द से जल्द अपनी आर्मी को बॉर्डर पे भेजेंगे, नहीं होंगे तो पहले बातचीत करेंगे, बातचीत से अगर सॉल्व नहीं होता तो हम बॉर्डर पे अपनी आर्मी को भेजेंगे। रिपोर्ट आपने देखा किस तरीके से नेपाल ने इंडिया को बचाया है चाइना से। अगर चाइना यहाँ पे आ जाता है तो इंडिया के 2 टुकड़े हो सकते हैं।